हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो में हम क्लास 12 मैथमेटिक्स प्रश्नावली 3.4 को बताने आए हैं। 3.4 में ना बच्चों एक ही प्रश्न है, लेकिन उससे पहले कुछ टॉपिक्स हैं और दो प्रमेय हैं जो कि आपके एग्जाम में हर साल आता है। मुहर लगा के ठप्पा मार के हर साल वो प्रमेय सिद्ध करने के लिए आता ही आता है। और ये बच्चे करते नहीं और एग्जाम में आ जाता है, बच्चे छोड़ के आते हैं, जो कि है बड़ा आसान। सबसे पहले बच्चों हमें जानना क्या है, व्युत्क्रमणीय अवयव के बारे में। ठीक है, इन्वर्टिबल मैट्रिक्स कहते हैं। व्युत्क्रमणीय अवयव क्या होता है? जैसे कि सपोज करो बच्चों, हमारे पास एक अवयव ए दिया गया है। ये एक अवयव ए है। अब इस ए को एक ऐसे अवयव से गुणा करने पर अगर आई आ जाता है, उस अवयव को हम क्या कहते हैं? व्युत्क्रमण अवयव कहते हैं। सपोज करो ये अवयव आपको ए दिया गया है, एक अवयव आपके पास बी है। ठीक है, मान लेते हैं बी है। जैसे ही मैंने इस बी अवयव से गुणा किया तो आई आ जाएगा, चाहे वो बी आप पीछे से गुणा करो, चाहे उस बी को आप आगे से गुणा करो, वो आई ही आएगा। ठीक है, उस स्थिति में, उस परिस्थिति में इस बी को क्या कहा जाता है? व्युत्क्रमणीय अवयव। बी को क्या जाएगा? इस बी को कहा जाएगा व्युत्क्रमणीय अवयव। समझ रहे हो आप मेरी बात? अगर आपको एक अवयव ए दिया गया है, ठीक है, अगर आपको एक अवयव ए दिया गया है और एक अवयव बी, कोई ऐसा एक अवयव है जिसको गुणा करने पर आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ रहा है, चाहे वो बी की गुणा पीछे से करो या आगे से करो, दोनों ही परिस्थितियों में क्या देना चाहिए? आई देना चाहिए। तब जाके ये इस बी को हम क्या कहेंगे? ए अवयव का व्युत्क्रमण अवयव कहेंगे। और इस बी को एक्चुअली क्या कहा जाएगा? इस ए का व्युत्क्रमण अवयव, तो इसे ए इनवर्स कहा जाएगा। ठीक है, ए की घात -1। ठीक है, इस बी को क्या कहा जाएगा? इसका व्युत्क्रमण अवयव। तो व्युत्क्रमण अवयव को ए की घात -1 लिखते हैं। जैसे मैंने एक एग्जांपल यहाँ लिया है, देखो ये एक ए अवयव है, एक बी अवयव मैंने लिया। तो मैंने क्या किया? ए और बी की गुणा की। यहाँ मैंने ए रखा, यहाँ मैंने बी रखा। गुणा करना आपको आता है? गुणा करना मैंने सिखा रखा है, जोड़ना घटाना गुणा भाग। देखो जैसे हम ए बी करेंगे तो मुझे क्या मिल गया? एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स। एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिल गया। ए बी करने पे आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिल गया। अब अगर आपके आंखों के सामने मैं करके दिखाता हूँ, अगर मैं बी ए करूँ, क्या करूँ? बी ए करूँ तो क्या होगा? यहाँ लिखूंगा मैं बी और यहाँ लिखूंगा मैं ए। ठीक है, लिख के दिखाता हूँ। बी हमारे पास क्या है? 2 -3 -1 2। ए मेरे पास क्या है? 2 3 1 2। गुणा करना है आपको। गुणा करने के लिए क्या करते हैं? इधर से रो लेते हैं और इधर से क्या लेते हैं? कॉलम। गुणा करके दिखाते हैं। तो गुणा करेंगे, 2 दूनी 4, पहले का पहले के साथ, 3 एकम 3। ठीक है, 2 तियाँ 6, 3 दूनी 6। ठीक है, 1 दूनी -2, 2 एकम 2, फिर 1 तियाँ -3, 2 दूनी 4। ठीक है, तो आप देख पा रहे हैं यहाँ आ गया 1, यहाँ 0, यहाँ 0, यहाँ 1। तो ये भी क्या आ गया? आइडेंटिटी मैट्रिक्स। इस बी को मैंने पीछे से गुणा किया तो भी आई आया, इस बी को मैंने आगे से गुणा किया तो भी आई आया। तो ये जो बी है, ये जो बी है, इस ए का क्या है? व्युत्क्रमणीय अवयव है। इस बी को बी ना कह के क्या कहा जाएगा? ए इनवर्स कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा? ए इनवर्स। इसका व्युत्क्रमणीय है तो इस बी को हम क्या कहेंगे? ए का व्युत्क्रमणीय अवयव, यानी कि ए इनवर्स है। ए इनवर्स क्या होता है, व्युत्क्रमणीय अवयव क्या होता है, वो आप समझ गए। मैंने यहाँ आपको दो कोटि का उदाहरण दिया है। आप 3 कोटि का भी देख सकते हैं, 4 कोटि का भी हो सकता है, कितनी भी कोटि का हो सकता है। तो ये होता है व्युत्क्रमणीय अवयव। ठीक है, समझ गए? परिभाषा पे आ जाओ। यदि ए कोई एम का कोटि एम, और ध्यान दीजिए कोटि एम का मतलब है जो भी अवयव होगा वो वर्ग अवयव होना चाहिए। ठीक है, कोटि एम का एक वर्ग अवयव है। और यदि एक अन्य वर्ग अवयव का अस्तित्व इस प्रकार है कि आप यहाँ से देखिए, यहाँ से देखिए, आप ए बी करो या बी ए करो, क्या मिलेगा आपको? आई ही मिलेगा। तो बी को ए का व्युत्क्रमणीय अवयव कहते हैं और इसे ए इनवर्स द्वारा निरूपित किया जाता है। ठीक है, और ऐसी दशा में ए का व्युत्क्रमणीय अवयव कहलाता है ये बी, जिसे हम ए इनवर्स कहते हैं। व्युत्क्रमणीय अवयव क्या होता है वो आप समझ गए होंगे, सामने आ सकता है, आता है। उसके बाद यहाँ पर दो प्रमेय है। ये वाला जो प्रमेय है बच्चों, ये हर साल आता है। इसको तो आप रटरा मार लेना, कभी 5 नंबर में तो कभी 2 नंबर में आता ही है। एग्जाम में हर साल आता है। इसे मैं आपको बताऊंगा, अभी बताऊंगा।
इस वाले आव्यूह को ना, ये जो प्रमेय है इसको हम दो तरीकों से प्रूव कर सकते हैं। एक तरीका मैंने करा रखा है और एनसीईआरटी में जो तरीका है वो भी मैं बता दूंगा। ठीक है, दोनों तरीके से कर लेंगे। पहले इस प्रमेय में आ जाते हैं। ठीक है, प्रमेय 3 क्या कहती है? कह रहे हैं व्युत्क्रमणीय आव्यूह की अद्वितीयता। इसका मतलब किसी वर्ग आव्यूह का व्युत्क्रम आव्यूह यदि उसका अस्तित्व है तो अद्वितीय होता है। इसका मतलब क्या है? अगर ए आपका कोई आव्यूह दे रखा है, अगर ए आपके पास कोई आव्यूह है तो इसका एक ही होगा व्युत्क्रमणीय आव्यूह, कोई दूसरा नहीं हो सकता। अद्वितीय का मतलब अगर कोई आपके पास एक मैट्रिक्स है, उस मैट्रिक्स का जो इन्वर्स होगा वो इकलौता होगा, कोई दूसरा नहीं हो सकता। इसको सिद्ध करना है। ये दो प्रमेय बहुत इंपॉर्टेंट और एग्जाम में आते हैं। ठीक है, तो देखो एनसीईआरटी में कैसे सिद्ध कर रखा है वो आपको समझा देता हूँ। ये कई बच्चे क्या होते हैं, ये हिंदी नहीं लिखना चाहते हैं। कोई बात नहीं, आराम से मैं समझा देता हूँ। मान लीजिए आपके पास कोई एक आव्यूह है। माना हमारे पास क्या है, एक आव्यूह है ए, जो कि इस रूप में है, उसके अंदर के अवयव ए आई जे है। ठीक है, और कोटि एम का आव्यूह है। ठीक है, हमारे पास एक आव्यूह है ए। ठीक है, एक वर्ग आव्यूह है। यदि संभव हो तो मैंने मान लिया, हमें सिद्ध करने के लिए हमें हमेशा उल्टा मानना होता है कि नहीं? जैसे आप कक्षा 10 में क्या करते थे, सिद्ध कीजिए कि अपरिमेय संख्या, तो हम पहले परिमेय मान लेते थे। हमें सिद्ध करना है कि इसका एक ही होगा व्युत्क्रम आव्यूह, तो हम उल्टा मान लेंगे कि भाई एक नहीं दो होगा। तुम गलत हो भाई, हम सही हैं। कैसे बोल दोगे तुम एक है? हम बोलेंगे दो है भाई। ठीक है, हमने क्या बोलते हैं कि एक नहीं दो है। यदि संभव हो, यहाँ लिखना जरूरी है, यदि संभव हो तो मान लीजिए कि इस ए आव्यूह का जो व्युत्क्रम है वो बी भी है और सी भी है। दो व्युत्क्रमणीय आव्यूह है, ये हमने मान लिया। आव्यूह के दो व्युत्क्रमणीय आव्यूह हैं। ठीक है, और हमने दो अलग अलग माना है, लेकिन हमें बाद में ये दिखाना है कि बी और सी जो दो हम अलग अलग बोल रहे हैं वो एक्चुअली अलग अलग ना होकर समान है। हमें क्या सिद्ध करना है? हमें बस ये दिखाना है कि बी किसके बराबर होगा, सी के। ये अपने को सिद्ध करना है। अगर बी को सी के बराबर हम दिखा देंगे तो जो हम बोल रहे हैं कि दो अलग अलग आव्यूह हैं व्युत्क्रमणीय, वो अलग अलग ना होकर सेम टू सेम हो जाएंगी, इक्वल हो जाएंगी, बराबर हो जाएंगी। तो हमें ये सिद्ध करना है बी बराबर सी। तो देखिए, सबसे पहली स्थिति में ए का व्युत्क्रमणीय आव्यूह अगर बी लेते हो, अगर ए का व्युत्क्रमणीय आव्यूह बी है तो चाहे ए बी की गुणा करो या बी ए की गुणा करो, आपको आई मिलेगा। मिलेगा परिभाषा के अनुसार। अभी तुम पहले बताया था मैंने व्युत्क्रमणीय आव्यूह की परिभाषा। अगर बी ए का व्युत्क्रमणीय आव्यूह हो तो ए बी करो या बी ए करो, आना आई है। समीकरण 1 मान लो, फिर आ जाओ। ए का व्युत्क्रमणीय आव्यूह अगर सी लोगे तो क्या आप ए सी करो या सी ए करो, आना क्या है, आई है। ये चीज इसके क्या है बाबू, बिल्कुल बराबर है। ये भी आई दे रहा है, ये भी आई दे रहा है। अब आप ध्यान से देखिए, ध्यान से देखिए, बी को हम कैसे लिख सकते हैं? हमें क्या दिखाना है? बी और सी को बराबर दिखाना है। हमें क्या करना है? बी और सी को बराबर दिखाना है। तो देखो यहाँ ध्यान से देखिए, यहाँ पर आप समझ नहीं पाओगे, मैं यहाँ लिखता हूँ। देखो बी को मैं कैसे लिख सकता हूँ? बी गुणा आई लिख सकता हूँ, क्योंकि किसी भी मैट्रिक्स में अगर हम आई से गुणा करते हैं तो उस मैट्रिक्स पे कोई फर्क नहीं पड़ता। आई से गुणा करने पे बी ही रहेगा, बी गुणा आई बी ही होता है। ठीक है, अब मैं क्या करूँगा, बी है यहाँ पर, तो मैं आई की जगह पर क्या रख सकता हूँ? ए सी रख सकता हूँ। आई की जगह ए सी रख लो या सी ए रख लो, बात तो एक ही है। तो मैं यहाँ क्या करता हूँ, ए सी रख लेता हूँ। देखो आई किसके बराबर है? ए सी के बराबर है ना, तो इस आई की जगह मैंने क्या रख दिया? ए सी रख दिया। ठीक है, उसके बाद क्या करूँगा, मैं व्यवस्थित करके लिख लूँगा, क्योंकि क्रम विनिमय होता है इसमें गुणान में। ठीक है, तो बी और ए को एक साथ लिखा, सी को बाहर रखा। कौन सा नियम लगा दिया मैंने यहाँ पर? यहाँ पर मैंने लगा दिया क्रम विनिमय। क्रम विनिमय कहते हैं, एसोसिएटिव लॉ लगाया मैंने यहाँ पर। ठीक है, उसके बाद क्या होगा, देखो बच्चों, बी ए किसके बराबर है? यहाँ देखो, आप खुद देखो, आंखों के सामने ना, बी ए किसके बराबर है? आई के बराबर है। तो इसके जगह पे मैंने क्या रख दिया? आई। ये है क्या? सी। किसी भी मैट्रिक्स गुणा करो आई से तो वही मैट्रिक्स रहता है, क्या है? सी। तो हमने क्या दिखा दिया? बी और सी को क्या दिखा दिया? बराबर दिखा दिया। अर्थात बी मैट्रिक्स और सी मैट्रिक्स आपस में क्या आ गए? बराबर आ गए। हम तो अलग अलग लेके चले थे,
अलग अलग लेने के बावजूद हम ये देख रहे हैं कि भैया जो तुम दोनों को अलग अलग बोल रहे हो वो अलग अलग ना होकर एक ही है। यानी कि इसका जो हम बोल रहे हैं कि अलग अलग होगा, वो अलग नहीं, वो एक ही है और वो अद्वितीय है। यानी कि किसी भी मैट्रिक्स का जो व्युत्क्रमणीय अवयव होता है वो यूनिक होता है, अद्वितीय होता है। ये सिद्ध हो गया। इतना आसान है। ठीक है, जो जो यहाँ लिखा है वो काम की चीज़ है, कोई फालतू चीज़ नहीं लिखा हुआ है। ठीक है, सिद्ध करने के लिए ये ऐसा मत लिखना, ऐसे लिखना सिद्ध कर। ठीक है, ये लाइन काट के, ये लाइन काट के आप ऐसे लिखना तो ज़्यादा समझ में आएगा। ओके बच्चों, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, रट्टा हमारे ना ये एग्जाम में हर साल आता है, पक्का आएगा। ठीक है, एक तरीका एनसीईआरटी में है, एक तरीका दूसरा है जो मैं चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कराता हूँ ना, वहाँ मैंने करा रखा है, जाके आप देख सकते हैं। जिन्होंने भी अभी तक हमारा बैच ज्वाइन नहीं किया है, क्योंकि जो चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो आपको यूट्यूब पे नहीं मिलेगी, वो हमारे एप्लीकेशन पे ही मिलेगी। ठीक है जी हाँ, और वो मैं सारे चैप्टर करा रहा हूँ एनसीईआरटी, और साथ ही साथ तुरंत चैप्टर वाइज मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की वीडियो भी डाल दे रहा हूँ, ताकि बच्चों की तैयारी शुरुआत से हो। कई बार क्या करते हैं, हम एनसीईआरटी पढ़ते हैं और इंपॉर्टेंट एग्जाम के पहले करते हैं, तो मैं ऐसे नहीं करा रहा हूँ। मैं तुरंत चैप्टर जैसे ही खत्म हो रहा है उस चैप्टर का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पिछले 15 वर्षों के प्रश्न के साथ ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव मिला के करा रहा हूँ, जाके कर लो। लक्ष्य बैच आ चुका है, एप्लीकेशन के लिंक्स में डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में। अभी ऑफर में चल रहा है, 499 मैंने रखा है फीस, बाद में ये प्राइस 2000 हो जाएगी। फिर मैं, आप बोलोगे सर कम कर दो, मैं नहीं कर पाऊंगा, फिर बार बार बोल रहा हूँ। ठीक है, अभी ऑफर में है, सभी सब्जेक्ट्स की तैयारी कराई जाएगी सिर्फ 499 में, और साथ ही साथ सभी सब्जेक्ट्स के जो पीडीएफ है वो भी आपको मिलेगा हमारे लेफ्ट बैच में। और अभी जो बच्चा ज्वाइन करेगा उसको क्रैश कोर्स जब आएगा वो फ्री में मिलेगा, बाद में करने पर वो नहीं मिलेगा, 2000 भी लगेंगे और क्रैश कोर्स भी नहीं मिलेगा, ये ध्यान रखना। अगला प्रमेय है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कह रहे हैं यदि ए बी समान कोटि के व्युत्क्रमणीय अवयव हो तो ये आपको सिद्ध करना है कि ए बी इनवर्स किसके बराबर होता है, बी इनवर्स ए इनवर्स के बराबर होता है। ये प्रमेय प्रमेय भी है, साथ ही साथ ये एक रिजल्ट भी है, और इस पर आधारित न्यूमेरिकल भी एग्जाम में आते हैं, 5 नंबर में, 8 नंबर में। 5 नंबर में आता है और यूपी बोर्ड में 8 नंबर में भी आता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, और बड़े अंक के प्रश्न भी आ जाते हैं, जो कि चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में मैंने कराए हुए हैं। ठीक है, अब यहाँ पे आ जाते हैं, हमें सिद्ध करना है। हमें क्या सिद्ध करना है, ए बी इनवर्स बराबर बी इनवर्स ए इनवर्स। बहुत ही बढ़िया तरीके से करा रखा है एनसीईआरटी में। ठीक है, जो मैंने यहाँ पर हिंदी में लिखा है ना, क्रम विनिमय, क्रम विनिमय नहीं होगा, इसे साहचर्य कहते हैं। क्या कहते हैं, साहचर्य। में हिंदी में थोड़ा सा भूल रहा था, यहाँ क्या होगा, साहचर्य। अंग्रेजी में मैंने सही वर्ड बोला था, हिंदी में थोड़ा भटक गया, साहचर्य नियम से। ठीक है, यहाँ साहचर्य नियम, एसोसिएटिव लॉ को हिंदी में साहचर्य नियम कहते हैं। चलिए अब यहाँ पे आ जाओ। ठीक, देखो हमें क्या सिद्ध करना है, ए बी इनवर्स ये होता है। तो देखो आप ए बी को क्या मान लो, ए बी एक मैट्रिक्स है, मान लो ये एक मैट्रिक्स है, ए बी एक मैट्रिक्स है, तो इसका व्युत्क्रम क्या होगा, इसका व्युत्क्रम होगा ए बी इनवर्स। तो जब हम इसको गुणा करेंगे ए बी को ए बी इनवर्स से, तो क्या आना चाहिए, आइडेंटिटी मैट्रिक्स आना चाहिए। यही लिखा हुआ है यहाँ पर, ये एक नहीं है, ये आई है। ये क्या है बच्चों, ये आई है। ठीक है, ये ध्यान रखना, ये एक नहीं लिखा हुआ, ये क्या लिखा हुआ, आई लिखा हुआ है। समझ गए। अब मैं क्या करूँगा, देखो हर एक पक्ष में, दोनों तरफ क्या करूँगा, ए इनवर्स से गुणा कर दूंगा। दोनों तरफ, दोनों पक्षों में ए इनवर्स से गुणा करने पर, इधर भी इनवर्स से गुणा किया, इधर भी इनवर्स से गुणा कर दिया। अब मैं क्या करूँगा, साहचर्य नियम लगाऊंगा। यहाँ लिखेंगे साहचर्य नियम से, सिंपल भाषा में लिख देना, साहचर्य नियम से। ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, इस ए इनवर्स और ए को साथ में रख दिया, ये बी अलग हो गया, और ये ए बी इनवर्स अलग हो गया। ए बी इनवर्स को छेड़ना नहीं है, और यहाँ से क्या होगा, देखो किसी भी मैट्रिक्स को आई से गुणा करने पर वही मैट्रिक्स रहता है, ए इनवर्स आ जाएगा। क्या आ जाएगा, ए इनवर्स आ जाएगा सिर्फ। ठीक है, ये क्योंकि करके लिख दिया इन्होंने साइड में, तुम भी लिख देना। अब देखो, क्योंकि ए तथा बी समान कोटि के व्युत्क्रमणीय अवयव है, आपको पहले ही दे रखा है, ए का ए इनवर्स से गुणा करोगे तो आई आएगा, बी का बी इनवर्स से गुणा करोगे तो आई आएगा, क्योंकि ये बोला हुआ है ए तथा बी समान कोटि के व्युत्क्रमणीय अवयव हैं, यानी कि इनका व्युत्क्रम है, ए का ए इनवर्स होगा, बी का बी इनवर्स होगा, और ये गुणा होकर क्या देंगे, आई देंगे। ये प्रश्न में
स्टेटमेंट पे छुपा हुआ है ये लिख देना चौकी करके, या दिया है करके लिख दो। दिया है ए तथा बी व्युत्क्रमणीय अवयव है, इसलिए ये चीज़ हमारे पास है। जहाँ पे भी जरूरत पड़ेगी हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। अब देखो क्या हो जाएगा, इसके जगह पे क्या आ जाएगा, आई आ जाएगा। इसकी जगह पे क्या आ जाएगा, आई। ये आई है, यहाँ से क्या है, बी है, और ये क्या है अपना ए बी इनवर्स है। यहाँ पे क्या बचा, अपना ए इनवर्स बचा। कोई दिक्कत नहीं है। किसी भी मैट्रिक्स की आई से गुणा करने पर वही मैट्रिक्स आ जाता है। बी की हम आई से गुणा कर रहे हैं तो क्या आ जाएगा, बी आ जाएगा। और यहाँ क्या है, ए बी इनवर्स है, और यहाँ ए इनवर्स बचा। कोई दिक्कत नहीं है। अगले लाइन में क्या करना है, दोनों पक्षों में बी इनवर्स से गुणा करने पर, ठीक है, ये लिख देना। दोनों पक्षों में हमें क्या करना है, बी इनवर्स से गुणा करना है। इधर भी कर दिया, इधर भी कर दिया, दोनों पक्षों में बी इनवर्स से गुणा कर देना है। फिर क्या करेंगे, बी इनवर्स और बी साथ में आ जाएगा, ठीक है। ए बी इनवर्स है, ये हो गया। चाहे ए बी इनवर्स हो, चाहे ए बी इनवर्स हो या बी इनवर्स बी हो, आना किसके बराबर है, आई के बराबर है। इसके जगह पे क्या आ गया, आई। ये क्या है, ए बी इनवर्स, यह बी इनवर्स ए इनवर्स, ठीक है। किसी भी मैट्रिक्स की गुणा आई से होने पर वही मैट्रिक्स आ जाता है ए बी इनवर्स, और इधर क्या है, बी इनवर्स ए इनवर्स। यही आपको क्या करना था, सिद्ध करना था। यही आपको सिद्ध करना था, ठीक है। बहुत आसान है, 2 बार आप देखिए और एक बार खुद पेन पेपर में चलाइए, आपके दिमाग में घुस जाएगा। बहुत आसान है और बहुत इंपॉर्टेंट है। मोहर मार के, ठप्पा मार के एग्जाम में पक्का आएगा आपके एग्जाम, चाहे वो 5 नंबर में आए या फिर 2 नंबर में आएगा, ज़रूर पक्का, ठीक है। अब हम आ जाते हैं, ये जो क्वेश्चन नंबर 1 है, ये प्रश्नावली 3.4 है आपके नई एनसीईआरटी बुक का। एक ही क्वेश्चन है उसमें, और वो भी ऑब्जेक्टिव है, आराम से हो जाएगा। और कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन है। कह रहे ए तथा बी एक दूसरे के व्युत्क्रम होंगे केवल कब, एक दूसरे के व्युत्क्रम कब होंगे, यानी ए का व्युत्क्रम बी है, ए का व्युत्क्रम बी है। अगर ए का व्युत्क्रम बी है तो ए बी करेंगे तो हमें आई मिलना चाहिए। और इसने बोला बी का व्युत्क्रम ए है, तो बी ए करोगे तो भी क्या मिलना चाहिए, आई मिलना चाहिए। ए का व्युत्क्रम, देखो एक दूसरे के ये व्युत्क्रम है, ए का व्युत्क्रम बी है और बी का व्युत्क्रम ए है, ये एक दूसरे के व्युत्क्रम है। तो ए का व्युत्क्रम बी है तो ए गुणा बी करोगे आई आना चाहिए, बी का व्युत्क्रम भी है तो बी गुणा ए करोगे तो आई आना चाहिए। यानी कि यहाँ से क्या हो जाएगा, चाहे ए बी करें या बी ए करें, आएगा किसके बराबर, आई के बराबर। आएगा किसके बराबर, आई के बराबर। तो ये बोला ए बी और बी ए बराबर है, बराबर है, लेकिन ये आधी अधूरी बात है, ठीक है। उसके बाद क्या आ रहा है, ए और बी की गुणा करोगे 0 आएगा, और बी ए की गुणा करोगे तो आई आएगा। तो ये गलत है, आधी अधूरी है, ये भी आधी अधूरी बात कर रहे हैं, गलत है। ये बोल रहा है ए बी और बी ए बराबर है और वो बराबर है 0 के, गलत है। तो डी ऑप्शन अपना सही है, ए बी बी ए के बराबर होगा और वो बराबर होगा आई के, तत्समक अवयव के, आइडेंटिटी मैट्रिक्स के। तो इसी के साथ साथ ये जो प्रश्नावली है वो यही समाप्त हो जाती है। प्रश्नावली से ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या था, कॉन्सेप्ट और 2 प्रमेय, जो कि एग्जाम में पक्का आएगा। बाकी आप हमसे निवेदन है, फटाफट जाओ लक्ष्य बैच ज्वाइन करो, क्योंकि ये ऑफर छूट गया ना, पछताते रहोगे ज़िंदगी भर। जय हिंद, अपना ख्याल रखें, मिलते हैं नए वीडियो में।